नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी के शपथ ग्रहण समारोह पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि वो 25 मार्च को लखनऊ इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे। आजमगढ़ में पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो इसका जवाब अखिलेश यादव ने इनकार करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की तरफ से उन्हें बुलाया जाएगा। सुनिए अखिलेश यादव का ये पूरा बयान। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जब जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा संदेश सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले बस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के दौरे पर थे। अपने आजमगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव अचानक सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के घर पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव भी मौजूद थे। वहीं अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे पर पहुंचते ही जिले के सपा कार्यकर्ता समर्थक अखिलेश के जोरदार स्वागत में जुट गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर सपा को जीत दिलवाने के लिए आजमगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि सपा की सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता चल चुका है कि भाजपा अजेय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं। कम से कम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि वोट कैसे बढ़ाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे घटाई जा सकती हैं, और आने वाले समय में जो चुनाव होगा न केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, बल्कि उनका वोट घटाने का भी काम जनता इस बार करेगी। भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने विधानसभा में सपा की हार के बाद अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव निर्विरोध करवाना चाहिए, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में भी एक तरफा नतीजे होंगे। हार के बाद सपा का मनोबल भी टूट चुका है। नरेश अग्रवाल हरदोई में भाजपा प्रत्याशी अशोक अग्रवाल के नामांकन में अपने बेटे और भाजपा विधायक नितिन अग्रवाल के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण करने वाले देश में कभी भी जीत नहीं सकते हैं। मुझे तो लगता है कि निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सपा इतनी डिमोरलाइज है कि पैर खड़े करने का उनमें साहस नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा इतना। वो और भी जगह की फाइल बनवा लें, मुरादाबाद फाइल, मेरठ फाइल। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी विजय नहीं हो सकता है। 25 मार्च को योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों का काम दिन रात लगातार चल रहा है। यूपी की सत्ता में ऐतिहासिक वापसी के बाद समारोह को भव्य बनाने के लिए स्टेडियम में भव्य मंच बनाया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कुछ चुनिंदा लोग भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने के इंतजाम पर काम चल रहा है, जबकि 150 से 200 वीवीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। इस समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री मेहमान शामिल होंगे। योगी सरकार पार्ट 2 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा, और हम इस समय उसी स्टेडियम में समारोह स्थल पर मौजूद हैं, जहां इस भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टेडियम है, करीब 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जो साक्षी बनेंगे इस भव्य समारोह के, क्योंकि दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई है। तमाम रिकॉर्ड भी टूटे हैं। लगातार भाजपा के कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आप देखें यहाँ पर तैयारियाँ जो है किस तरह से ज़ोरों से चल रही हैं। ये सारी जो चेयर्स हैं, जो फिक्स चेयर्स हैं, वो भी बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा VVIPs के लिए अलग से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं जहाँ पर VVIP बैठेंगे। लगभग 150 से 200 VVIP की यहाँ पर व्यवस्था होगी, जिसमें अगर बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, तमाम VVIP होंगे। और सामने आप एक और हम आपको नज़ारा दिखाएं जो मंच बनाया गया है, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, ये सभी लोग इसी सामने जो मंच तैयार किया गया है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में कुछ और विशेष लोग भी मौजूद रहेंगे जो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके साक्षी बनेंगे इस दिन। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। रामपुर स्वार से सपा विधायक और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 5 साल में उनके परिवार के साथ जो किया गया वो सबके सामने है। अब्दुल्ला आजम ने यूपी सरकार पर विधानसभा चुनाव में धांधली कराने का भी आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि उन्हें अपने पिता आजम खां की कमी खल रही है, लेकिन जल्द ही आजम खां सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर होंगे। लोग सब कुछ जानते हैं क्या हुआ है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में भी कमी थी। अब बिलासपुर की ही सीट आखिरी मोमेंट पर 307 वोटों से हरा दी गई। बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है, बैलेट में गाड़ियाँ पकड़ी गई, EVMs पकड़ी गई। तो सोचना पड़ेगा, एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को सोचना चाहिए। इधर लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा भी चलती रही। तो देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां राज्यपाल से मुलाकात करने CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बताया जा रहा है कि काफी देर तक चर्चा भी रही। और एक तस्वीर भी सामने आई इस मुलाकात के बाद, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्हें किताब भी भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। और बताया जा रहा है कि मुलाकात के बाद चर्चाएं भी हुई और उस मुलाकात के बाद की ही ये तस्वीर आपके सामने है। और यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के कई प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में पर्चा दाखिल किया। सहारनपुर में वंदना मुदित वर्मा, आजमगढ़ में पूर्व विधायक अरुणकांत यादव, आगरा में विजय शिवहरे, गाजीपुर में विशाल सिंह चंचल, लखनऊ में रामचंद्र प्रधान, तो मेरठ में धर्मेंद्र भारद्वाज, प्रयागराज में डॉक्टर KP श्रीवास्तव, बुलंदशहर में नरेंद्र भाटी ने अपने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल किया। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 मार्च को प्रत्याशियों के पास नाम वापसी के लिए आखिरी दिन होगा और इसके बाद 9 अप्रैल को MLC चुनाव के लिए मतदान होंगे और 12 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। तो विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने नामांकन के आखिरी दिन वाराणसी से सुदामा पटेल को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में वाराणसी विधान परिषद चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वाराणसी से ही मौजूदा डॉन और MLC ब्रिजेश सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। वाराणसी विधान परिषद सीट पर ब्रिजेश सिंह का परिवार 24 साल से कब्जा बरकरार रखे हुआ है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस सीट पर माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह का दबदबा कायम रह पाएगा। 1998 से जिस परिवार का MLC सीट पर कब्जा है, क्या वो परिवार इस साल भी अपनी बादशाहत को बरकरार रखेगा? बड़े सवाल हैं, क्योंकि माफिया ब्रिजेश सिंह भी निर्दल प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी से MLC का पर्चा भर चुके हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सुदामा पटेल और समाजवादी पार्टी से उमेश यादव मैदान में उतरे हैं। देखना यह होगा कि ये लड़ाई किसको विजयश्री दिलाती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। विधान परिषद के चुनाव के दौरान आज एटा में नामांकन स्थल पर उस वक्त हंगामा हो गया जब नामांकन करने पहुंचे सपा उम्मीदवार उदयवीर सिंह और राकेश यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर नामांकन पत्र छीनकर भागने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के साथ मौजूद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने वहां एक शख्स को दबोच लिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी और देखते ही देखते वहां पर हंगामा जैसी
स्थिति बन गई। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीबाजी। उदयवीर सिंह ने बताया कि दूसरे सेट का नामांकन दाखिल करने वो पहुंचे थे। इसी दौरान एक शख्स उनसे उनका नामांकन पत्र छीनकर भागने लगा। हो गया क्या? मैं दूसरा सेट जमा करने आया था। क्या हुआ कि आपका पर्चा हो गया है ना भरा? हो गया क्या? मैं दूसरा सेट जमा करने आया था। क्या हुआ कि आपका पर्चा हो गया है ना भरा? हो गया क्या? मैं दूसरा सेट जमा करने आया था। क्या हुआ कि आप तो वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। पंचायत के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम गुंडागर्दी की थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं बंधक बना लिया था, कहीं उनके पर्चे फाड़ दिए थे, ठीक वैसे ही आज एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल, सत्ता बल का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी कर रही है और जनतंत्र और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। सिंह धामी को फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है और इसमें धामी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी ने भी हाई कमान के फैसले पर खुशी जताई है। गीता धामी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पंकज राणा ने। फिर से मौका मिला है धामी जी और जो है जिम्मेदारी से काम करेंगे। जितनी ताकत उनकी अंदर थी, जितनी क्षमता थी, उससे अधिक उन्होंने काम किया, रात दिन एक किए। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने उन पर विश्वास जताया है और फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे उत्तराखंड की संपूर्ण समस्त जनता का, जिन्होंने धामी जी के नेतृत्व में जो है ये विजय दिलवाई है। और सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद। आपने भी संघर्ष किया खूब जब चुनाव हो रहे थे, तो जीत किसकी माने हम, क्योंकि वहाँ तो जीत नहीं पाए लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने। देखिए, धामी जी की जिम्मेदारी थी पूरे उत्तराखंड को जीत दिलवाने की। उन्होंने वो काम पूरी जिम्मेदारी से किया और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो सभी ने देखा है जो उनका लक्ष्य हमारी सरकार को फिर से लाना और मोदी जी का जो विज़न है हमारे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, उस विज़न को पूरा करने में धामी जी ने अपनी जिम्मेदारी का 5 साल का मिथक भी तोड़ना है, क्योंकि ये रहा है कि 5 साल कोई कार्यकाल सारे मिथक टूटेंगे। देखिए, सारे मिथक टूटने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी थी गीता धामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में एक बार फिर पुष्कर धामी को कमान मिली है और अब 5 साल तक बेहतर तरीके से पुष्कर धामी काम करेंगे। देहरादून से हमारे सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। तो पुष्कर सिंह धामी को फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपे जाने पर उनकी माताजी ने क्या कहा, ये भी देखिए आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माताजी हमारे साथ में हैं। हमेशा वो पूजा पाठ करती थी, जब चुनाव का दौर होता था तब भी वो पूजा पाठ करती थी और आज भी उन्होंने पूजा पाठ की होगी ज़रूर। हम उनसे बात करते हैं। माताजी, पहले तो आपको बहुत बधाई, धामी जी फिर मुख्यमंत्री। हाँ, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तो आपकी पूजा का नतीजा है, आपने बहुत पूजा की है। हाँ बेटा, धन्यवाद है। हाँ, बहुत बहुत पूजा करी, करती रही पूजा, आशीर्वाद देती रही। अब एक बार तो बहुत दुखी हो गए थे, अब खुशी आ गई, भगवान ने सुन लिया। हाँ, बहुत काम भी बहुत क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत कम समय मिला था, जब उन्हें कमान में तो समय नहीं मिला, 6 महीने मिले थे। अब 5 साल के लिए बने हैं वो, तो अब क्या उम्मीद लग रही है? बहुत कुछ करेगा। मैंने बोला इससे अच्छा ज़्यादा करना बेटा, बन जाएगा दोबारा। जितना करा इससे बहुत ज़्यादा करना, विकास करना, सबका भला करना, ऐसा बोल रखा मैंने बेटा। माता जी का आशीर्वाद फिर मिला है? हाँ, फिर मिला बेटा, दोबारा उसे आशीर्वाद मिल गया। एक बार तो बहुत उदास हो गए थे, ऐसे निराश हो गए थे, भगवान ने सुन लिया, उसकी मेहनत काम में आ गई। बहुत ही काम करा, मेरी खाने का समय नहीं, कभी हमारे साथ खाया नहीं उसने खाना, बच्चों के साथ नहीं, अपनी काम में रहा, मेहनत में रहा। बहुत सारी महीने में भी मेहनत करी। 5 साल तक डटे रहेंगे धामी जी? यहाँ तो ये रहा है कि 5 साल कोई पूरा ही नहीं कर पाया कोई। हाँ, कोई अब कर पाएगा ना, करेगा, मेरा बेटा करेगा, ज़रूर करेगा, मेरा भरोसा है, विश्वास है मेरे को। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माता जी हैं, जिन्हें भरोसा है कि वो सारे मिथक तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सारे मिथक टूटे हैं। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वो 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेंगे, ये उनकी माता जी ने आशीर्वाद दिया है और ये भी कहा है कि वो बेहतर तरीके से आने वाले समय में काम भी करेंगे। देहरादून से सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी।